मैं अपने कमरे में बैठी नावल की किताब पढ़ने में मग्न थी कि अचानक ही मेरे कान के पर्दों से एक मर्दाना आवाज टकराई थी। यकीनन सब्जी वाले रहमान भाई घर आए थे। मुझे उनसे आलू मंगाने थे ताकि कल मैं खटे आलू बना सकूं। यही बोलने के लिए मैं फौरन ही अपनी नावल की किताब एक तरफ रखकर जैसे ही कमरे से बाहर आई तो मेरी चाची इनके साथ राज और नियाज करने में मसरूफ थी। एक पल के लिए मैं हैरान हुई कि ये कब से इन्हें मना लगाने लगी और इतने करीब खड़े होकर उन्होंने आज तक किसी भी गैर मर्द से बात नहीं की थी, और आज उनका इस तरह खड़े होकर बात करना मुझे अजीब लग रहा था। मैं कुछ कहती उससे पहले ही मेरी उम्मा किचन से बाहर आई थी और रहमान भाई की तरफ देखते हुए बोली, रहमान 2-4 दिन से मैं देख रही हूँ सब्जियां बड़ी खराब आ रही हैं, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। अचानक ही मेरी चाची हड़बड़ाकर रहमान भाई से दूर होकर खड़ी हुई थी। ये अमल मेरे लिए काफी हैरान कुन था। मैं अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर ये तमाम माजरा मुलाहजा कर रही थी, जबकि मेरी उम्मा रहमान भाई से सब्जी के हवाले से बातचीत करने लगी थी। अबा ने ही उन्हें हमारे घर सब्जी पहुंचाने का काम दिया था। घर में अबा के अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं था। चाचू भी काम के सिलसिले में बाहर ममालिक थे, उसीलिए घर की तमाम जिम्मेदारियां अबू के ही सर थी और उन्हें सब्जी पहुंचाने के लिए रहमान भाई बिल्कुल दस्त लगे थे। लेकिन न जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी। आज से पहले कभी मैंने अपनी चाची को किसी भी गैर मर्द से इस तरह बेतकल्लुफ होते नहीं देखा था जिस तरह वो रहमान भाई के साथ हो रही थी। मैं उम्मी से हवाले से बात करना चाहती थी। उन्हीं सब चीजों की वजह से मेरी सब्जी रह गई थी, लेकिन मैंने अपना सिर झटक दिया था। मैं कमरे में आकर बैठी तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही मंजर लहराने लगा था। अचानक से दोनों का एक दूसरे से अलहदा होकर खड़े हो जाना कुछ अच्छी अलामतें नहीं थी। अगर इन दोनों के दिल में चौर न होता तो वो कभी भी एक दूसरे से अलहदा होकर खड़े न होते। यकीनन कुछ था जो चाची छिपा रही थी। मैं यही सोचते सोचते कब नींद की वादियों में खोई मुझे कुछ इल्म नहीं हुआ था। अगली सुबह जब मैं बेदार हुई तो उम्मा मेरे सिर पर खड़ी मुझे सर्जश कर रही थी, जबकि मैं कसमसा कर एक तरफ को हो गई। इमा मेरे कमरे को समेटते हुए मुझे एक बार फिर डांटने लगी और इस बार मैं गुस्से से बोली, क्या हो गया उम्मा, इतना क्यों गुस्सा करती हो? एक दिन देखना तुमसे इतना दूर चली जाऊंगी कि तरसती रह जाओगी। जबकि अचानक ही वो मेरे थप्पड़ रसीद करते हुए बोली, जब भी बोलना फजूल ही बोलना, जाकर मुन्ना हाथ धो फिर कॉलेज की तैयारी करो। तुम नौजवान लड़कियां तो इतनी कामचोर होती जा रही हो कि जिसकी कोई हद नहीं है। अबा भी तुम्हारा रात में पूछ रहे थे, किसी से भी तुमने आ लेकर बाहर मुलाकात नहीं की। शाम की कमरे में घुसी अब सुबह जाग रही हो, जबकि मैंने उन्हें एक निगाह देखकर खामोशी अख्तियार कर ली थी। अगर मैं कुछ भी अभी कहती तो सीधा थप्पड़ ही खाती, इसीलिए मैंने चुप रहने में आफियत जानी थी। खामोशी से उठकर मैं बाथरूम में बंद हो गई थी। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर निकली तो अम्मी कमरे में ही बैठी मेरा इंतजार कर रही थी, जबकि इस बार मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अम्मी मुझे उठाकर हमेशा कमरे से चली जाती थी। उनके हाथ में एक तस्वीर भी थी। मैं एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन फिर नजरअंदाज करके अपने आप को संवारने लगी। अम्मी मेरी पिष्ट पर निगाहें टुकाकर बोली, नूरालाइन, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बेटा, उनके लहजे में ममता की मिठास थी। मैंने अचंभे से उन्हें मड़कर देखा। वो मेरी जानिब देखते हुए बोली, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। तुम्हारे अबू और तुम्हारे चाचो इस रिश्ते के लिए उमादा हैं। एक बार तुम उस तस्वीर पर नजर डाल लो, तुम्हारी क्या राय है? जबकि मैं बना तस्वीर देखे ही गुस्से से बोली, अम्मी आपको मालूम है मेरी उम्र क्या है? अभी मैंने आगे बहुत पढ़ना है, अपनी जिंदगी में कामयाब होना है। आप क्यों मेरी अभी से शादी करवाने के चक्कर में पड़ चुकी हैं? आपको जरा ख्याल नहीं है कि आपकी बेटी क्या ख्वाब देख रही है? जबकि मेरी उम्मा मेरी तरफ देखते हुए प्यार भरे लहजे में बोली, मेरी जान, मैं जानती हूँ तुम क्या सोचती हो और तुम्हारे ख्वाब क्या हैं, लेकिन हमें तुम्हारी शादी करनी ही है। एक ना एक दिन तुम्हें उस घर से रुखसत होना ही है। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अबू और मेरे साए में रुखसत हो जाओ। न जाने हमारे जाने के बाद ये दुनिया तुम्हारे साथ क्या सलूक करे, किसी को कुछ नहीं पता। जबकि मैं फौरन गुस्से से बोली, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे। उम्मी प्लीज इस तरह की बातें न किया करें। अच्छा दिखाए कौन है लड़का, क्या करता है? मैं कई सवालात कर चुकी थी, जबकि मेरी उम्मा धीरे धीरे उस लड़के की तमाम खासियत मुझे बताने लगी थी। जबकि मैं जानती थी शादी से पहले हर एक अपने बेटे की तारीफों के पल बांधते हैं। मुझे हर चीज से आगाही थी, इसीलिए मैंने एक सरसरी सी निगाह तस्वीर पर डालकर उम्मी को थमा दी थी
और महज ये बोलकर बात का अख्तिताम कर दिया था कि जैसा आपको मुनासिब लगे मुझे मंजूर है। भला मैं अपने माँ बाप के सामने कहने वाली होती कौन हूँ। मैं ये बोलकर कमरे से बाहर आ गई थी। मेरा मॉड हद दर्जा खराब हो चुका था। मेज पर ही चाची अबू बैठे हुए नाश्ता करने में मग्न थे। मैंने धीमी आवाज में दोनों को सलाम किया और मेज पर ही बैठकर नाश्ता तनावुल करने लगी। इम्मी भी बाहर आ गई थी और मुझे ही मुसलसल देख रही थी, लेकिन मैंने उनकी जानिब देखना गवारा नहीं किया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं थी? क्या मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजार सकती थी? हम बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है? हर एक हमें जज्बाती करके अपनी मर्जी चला लेता है। मेरे दिमाग में अजीब अजीब सोचें चल रही थी। अचानक ही मेरी चाची मुझे मुखातब करते हुए बोली, आज तुम मेरे साथ चल लेना नूरालीन, मुझे रहमान की दुकान तक जाना है। मैं उससे मिलकर तुम्हें आगे तक छोड़ दूंगी। मैं एक झटके से सर उठाकर उनकी तरफ मतवज्जा हुई थी। कल का मंजर एक बार फिर मेरी आंखों के सामने लहराने लगा था। मैं फौरन बोली, क्यों चाची, सब खैरियत है। रहमान भाई 12 बजे तक सब्जी देने के लिए आएंगे तो आप तब मिल लेना। मेरे बाबा भी यही बोले। हाँ तबस्सुम, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। रहमान आएगा तो तुम उससे अपना काम बोल देना। फजूल में उसकी दुकान तक जाने की जहमत करनी पड़ेगी। जबकि मेरी चाची फौरन ही गड़बड़ाती हुई बोली, नहीं भाई साहब, वो मुझे जरूरी काम था। रहमान से अगर वो 12 बजे तक आएगा तो वो काम नहीं हो सकेगा। जबकि इनका अचानक से हड़बड़ा जाना और बात को इतना लड़खड़ाहट ज़दा लहजे में कहना मुझे शक में मुब्तला कर रहा था। मैं फौरन बोली, क्यों चाची, ऐसा भी कौन सा काम आपको आन पड़ा है जो आप रहमान हैं भाई को नहीं बोलेंगी तो हो नहीं सकेगा। जबकि वो मुझे देखते हुए बोली, अरे वो तुम्हारे चाचू का फोन आया था। वो बोल रहे थे कि रहमान को कुछ पैसे दे देना ताकि वो मेरे कपड़े लॉन्ड्री से ला दे और भी कुछ छोटे मोटे काम थे। मेरे बाबा मेरी चाची की जानिब एक बार फिर देखते हुए बोले, अरे तबस्सुम, अगर ऐसी बात है तो तुम वैसे मुझे दे दो, मैं पहुंचा दूंगा। तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जबकि मेरी चाची अचानक ही तेज लहजे में बोली, भाई साहब, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाहर की फजा में सांस लेना चाहती हूँ। आपको क्या हो गया है? कहीं भाग नहीं रही? उनका अंदाज बहुत ही बदतमीजाना था। अबू और मैं दोनों ही एक पल के लिए चौंक गए थे। जबकि वो फौरन ही बात संभालते हुए बोली, मेरी बात का बरा नहीं मनाइएगा। दरअसल मैं घर में रह रहकर थक गई हूँ, इसीलिए बाहर जाकर खुली फजा में सांस लेना चाहती हूँ। इसीलिए सोचा कि नूरुल के साथ रहमान की दुकान तक चली जाऊं। ये भी कॉलेज जाते। वक्त अकेली होती है, मेरा साथ हो जाएगा। जबकि अबू ने अब दोबारा उनसे कुछ भी कहना सही नहीं समझा था। वो तो मोहब्बत में बोल रहे थे, लेकिन चाची गलत मतलब ले रही थी और मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो जाने के लिए इस कदर क्यों बेकरार हो रही हैं। कल के एक मंजर ने ही मुझे उनकी जिंदगी की तमाम हकीकत समझा दी थी कि मेरी चाची मेरे चाचू के जाने के बाद हैं, किस तरह की औरत बन चुकी हैं। लेकिन मैं अभी भी कोई मतलब अख्ज़ नहीं करना चाहती थी। जब तक मेरे पास सच्चा सबूत नहीं आ जाना था, तब तक मैं किसी भी बड़े से उस हवाले से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उसमें जरा भी झूठ होता तो चाची के साथ साथ पूरा घर मुझे जलील करता और मैं सबकी निगाहों में बरी बन जाती, और मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी। चाची मेरे साथ ही घर से निकलकर रहमान की दुकान तक पहुंची थी। रहमान भाई की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने बहुत ही दिलफरीब आवाज में रहमान करके पुकारा था और मुझे देखते हुए बोली, नूरालाइन, अब तुम आगे चली जाओ। मैं रहमान की दुकान से घर वापस अकेले चली जाऊंगी, या फिर रहमान मुझे छोड़ आएगा। एक पल के लिए मैं हैरान हुई और उनकी तरफ देखते हुए, आप तो कह रही थी कि आप आगे तक भी चलेंगी, फिर क्या हुआ? जब कि वो फौरन बीजार हो गई होकर बोली, अरे नूरालाइन, कितने सवाल करने लगी हो? तुम जाओ, कितनी देर हो चुकी है। तुम्हें कॉलेज से फजूल में मेरी वजह से टीचर तुम्हें जलील करेगी और फिर तुम घर पर हो आकर रोना डालोगी। मैं उनकी बेकरारी देखकर जान चुकी थी कि वो किससे मिलने के लिए तड़प रही हैं। मैंने बना कुछ बोले अपने कदम आगे बढ़ा दिए थे, लेकिन मेरे दिमाग में अजीब अजीब सोचें उनके हवाले से अब गर्दिश करने लगी थी। थोड़ी दौड़ जाकर मैंने एक रिक्शा ले लिया था ताकि कॉलेज जल्दी पहुंच सकूं। क्लास रूम में आने के बाद भी मेरी सोचों का मरकज मेरी चाची ही थी। सब्जी वाले के साथ अगर उनका चुक्र चल रहा था तो ये कितनी गलत बात थी। मेरे चाचो उनसे कितनी मोहब्बत करते थे जिसकी कोई हद नहीं थी। इन दोनों की शादी कुछ साल हो गए थे, लेकिन एक औलाद भी इन दोनों की नहीं हुई थी और मेरे चाचू ने आज तक ऑफ नहीं किया था। वो अभी है, इस साल ही बाहर गए थे, वरना तो वो उनके साथ ही हर वक्त मौजूद रहते थे और हर महफिल में अपनी बीवी को इतनी इज्जत दिलाते थे जिसकी कोई हद नहीं थी। हर एक जानता था कि मेरे चाचू अपनी बीवी से किस हद तक मोहब्बत करते हैं। मुझे आज भी याद था, एक रोज चाची का पांव बारिश के पानी से फिसल गया था।
जिसके बास उनके पाँव में मोच आ गई थी। दर्द चाची को हो रहा था, लेकिन रो मेरे चाचू रहे थे। हम सब के लिए ये मंजर काफी हैरानकुन था, और अब चाची का जिक्र चल जाना मुझे बहुत ही तकलीफ में मुब्तला कर चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस राज से पर्दा उठाकर ही दम लूंगी और चाचू के सामने उनकी असलियत लाकर ही रहूंगी, ताकि मेरे चाचू जिस गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं, इस गफलत की जिंदगी से बाहर आ जाएं। मैं अभी उन्हीं सब चीजों में मगन थी कि अचानक ही मेरे एक उस्ताद ने मुझे चूक मारते हुए पॉइंट आउट किया था और मुझे खड़ा करते हुए बोले, बस नूर अलाइन, कहाँ गायब दिमाग हैं आपको मालूम है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। वो बहुत गुस्से से बोले थे, जबकि मैं फौरन ही होश की दुनिया में लौटी थी और बोर्ड पर नजर डाली तो मुझे एक अल्फ भी समझ नहीं आया था। हालांकि मैं होनहार तालिब इल्म थी, हर एक चीज को समझने वाली कुछ बच्चे कॉलेज की पढ़ाई को ज्यादा सर पर सवार नहीं करते, लेकिन मैं वाहिद थी जो हर चीज को समझने की आदी थी, ताकि पेपर के दौरान मुझे किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। मैंने खामोशी से सर झुका दिया था, जिसका साफ मतलब है था कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। उन्होंने मुझे खड़ी खोटी सुनाकर क्लास से बाहर निकाल दिया था। उनकी इतनी तजलील पर मेरी आंखों में बेसाख्ता आंसू आ गए थे। मैं खामोशी से कैंटीन में आकर बैठ चुकी थी। ये बेइज्जती मुझे बहुत महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने खामोश रहने में ही आफियत जानी थी। उस्ताद की डांट भी तालिब इल्म के लिए एक कामयाबी की सीढ़ी होती है, उसी लिए मैंने ज्यादा इस डांट को सर पर सवार नहीं किया था। मैं जल्द से जल्द इस बात को भला कर अपना दिमाग कहीं और लगाना चाहती थी, क्योंकि मेरी आदत में शुमार था, अगर मैं किसी बात को सर पर सवार कर लेती थी तो फिर इस बात को 4-4 दिन तक अपने साथ ही लगाए सोचती रहती थी। मेरी अम्मी भी मेरी उस आदत से परेशान थी और उन्हीं बातों की वजह से मैं बीमार भी बहुत रहती थी। मैं जल्द ही अपनी इस बास्ती को भूल चुकी थी और चाची तबसम के बारे में सोचने लगी थी कि वो किस तरह से सब्जी वाले के साथ चक्कर चला रही थी। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि मैं बंद अल्फाज में ही सही, लेकिन अपनी माँ को आगाह कर दूंगी, ताकि वो होने वाली किसी भी गलत वारदात को पहले ही रोक दें, क्योंकि जिस तरह के अंदाज चाची के थे वो कुछ भी कर सकती थी, कोई भी गलत कदम उठा सकती थी। और चाचू की गैर मौजूदगी में अगर हमारे घर में कोई भी कारस्तानी हो जाती तो चाचू हमें ही आकर कसूरवार ठहराते। उन्हें कभी भी अपनी बीवी गलत नजर नहीं आती। मैं यही सब चीजें सोचकर कैंटीन में मंसूबा बंदी कर रही थी कि अचानक ही मेरी एक दोस्त कर्सी पर धड़ करके बैठी में जैसे होश की दुनिया में लौटी थी। वो मुझे ठोका मारते हुए बोली, ओहो लड़की, किन ख्यालों में गम हो, क्लास में भी ऐसे गम थी कि कोई भी शक में मुब्तला हो जाए। जभी तो सर को तुम पर शक हुआ था और उन्होंने फौरन ही तुम्हें पॉइंट आउट किया। वैसे क्या सोच रही थी? वो राजदाना अंदाज में मेरी तरफ झुककर बोली, तो मैं फौरन ही उसकी पहुंच से दौड़ हुई थी और उसकी जानिब देखते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के बारे में सोच रही थी। जो हमारा कोचिंग है मैं है, ये मेरे साथ कोचिंग में भी पढ़ती थी और कॉलेज में भी हर वक्त मेरे साथ ही रहती थी, लेकिन आज मेरे देर से आने की वजह से किसी और के साथ बैठी हुई थी। जबकि जोया सर नफी में हिलाते हुए बोली, बेटा जानी, मैंने घाट घाट का पानी पिया है। सही सही बताओ क्या बात है? कहीं इमी ने तुम्हारा रिश्ता तो पक्का नहीं कर दिया? मैं फौरन ही सर इनकार में हिलाते हुए बोली, ना बाबा, ऐसी अभी कोई कहानी नहीं है। तुम इतना ज्यादा मत सोचो, अभी इतनी जल्दी तुम्हें अपनी शादी की बरयानी नहीं खुलाऊंगी। मैं हंसते हुए बोली तो वो मुझे थप्पड़ मारने लगी। थोड़ी देर में ही मैं अपनी तमाम सोचों को झटक कर जोया के साथ मग्न हो गई थी। ये मेरी वह दोस्त थी जिसके साथ मैं रहकर एक अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, वरना मेरी जितनी भी दोस्तियां आज तक बनी थी सब ने ही मुझसे फायदा उठाया था। लेकिन ये वाहद थी जो मुझे हमेशा फायदा पहुंचाती थी। वक्त तेजी से गुजर गया था और 1 बजे में उसके साथ ही कॉलेज से बाहर आई थी। उसको लेने के लिए उसका बड़ा भाई आया था। वो मुझे अल्लाह हाफिज बोलकर उसके हमराह जा चुकी थी, जबकि मैंने भी अपने कदम मेन रोड की जानिब बढ़ाए थे ताकि वहां जाकर रक्षा ले सकूं। मुझ में इतनी जान नहीं थी कि मैं पैदल चलकर अपने घर तक जाती। गाड़ी में तो चंद ही पल का फासला था, लेकिन पैदल चलने में एक लंबी सड़क थी और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतनी देर कॉलेज में बैठकर इतना ज्यादा चल सकूं। थोड़ी देर बाद जब मैं घर पहुंची तो घर में एक अजीब सा शोर हो रहा था। यकीनन लाउंज में मेहमान बैठे हुए थे। मुझे बेसाख्ता गुस्सा आया था। मैं इस वक्त में आराम हो रहा था, करना चाहती थी, लेकिन अगर लाउंज में मेहमान थे तो मुझे उनसे मुलाकात हर हाल में करनी थी और यही मेरे गुस्से की वजह थी। मैंने एक गहरी सांस हुआ के सपर्द करके खुद को प्रस्कौन किया था और लाउंज में दाखिल हुई थी। सामने ही कुछ अनजान चेहरे मौजूद थे। मैंने धीरे से सबको सलाम किया
और अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी उम्मा ने पीछे से मुझे आवाज दी और बैठ जाने का इशारा किया। एक पल के लिए मेरा दिल किया कि मैं सब चीजें तहस नहस कर दूं, लेकिन मजबूर थी। माँ की इज्जत का सवाल था और मैं ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहती थी जिससे मेरी माँ की तरबियत पर अंगली उठाई जाए। वैसे भी मैं दोनों अनजान चेहरों से ना आशना थी, इसीलिए अपने कदम वही ठहरा लिए थे। वो दोनों औरतें मुझे अजीब सी निगाहों से देख रही थी और कान में मुसलसल बातें करती जा रही थी। मैं जब्त की आखिरी अंतहा पर थी। मैंने एक निगाह अपनी माँ को देखा और उनसे जाने की इजाजत चाही तो वो सिर नफी में हिलाते हुए मेरी तारीफ करने लगी कि मेरी बेटी को ये काम आता है, वो ये सब करना जानती है। जबकि मेरी चाची के चेहरे पर भी गुस्से की लहर दौड़ रही थी। मैं जान चुकी थी कि चाची को भी ये लोग पसंद नहीं आए हैं। आखिर थे कौन ये लोग? मैं तो ज्यादा सोचने के बाद भी पहचान नहीं पाई थी, लेकिन अचानक ही अम्मी की बात ने मुझे तमाम चीजें समझा दी थी कि ये लोग कौन हैं। वो मेरा हवाला देते हुए बोली कि आप ही लोग पहले हैं जो मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। अभी तक उसके लिए ऐसे कोई भी नहीं आया है। जबकि मेरा गुस्से से बुरा हाल था, मैंने जब्त से मिठियां भैंची थी। इतनी जल्दी इन लोगों का आना मुझे हैरान कर गया था। मैं तो समझी थी कि अभी उम्मी ने मुझे तस्वीर दिखाई है, होते होते ही बात होगी, लेकिन इतनी अचानक से इन लोगों का आना और मुझे पसंद करना मेरी हैरत की अंतहा न रही थी। जबकि वो मेरी उम्मी की जानिब देखते हुए बोली, आपकी लड़की तो बड़ी प्यारी है, हमें बड़ी पसंद आई है। जो भी फैसला होगा हम आपको बता देंगे, आप भी हमारे घर आना। ये बोल है कर वो दोनों औरतें अपनी जगह से खड़ी हो गई थीं। मजबूरन मुझे भी उम्मी के साथ ही खड़ा होकर इन्हें दरवाजे तक छोड़ना पड़ा था। इन लोगों के जाते ही मेरी चाची उम्मी की जानिब मतवजा होते हुए गुस्से से बोली, भाभी ये कोई तरीका कार नहीं होता। उचांक से लोग आते हैं, हमारे बच्ची को देखना शुरू कर देते हैं। हम भी घर के ही फर्द हैं। अगर आप समझती तो हमें जरूर बताती, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जबकि मेरी उम्मा चाची को देखते हुए बोली, अरे क्या हो गया, तुम्हें बड़ी हो रही है। मेरी बेटी शादी तो करनी है ना। जब तक लड़के वाले उसको पसंद नहीं करेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। अगर इन लोगों को ये पसंद आ गई तो अब हम लोग जाकर इस लड़के को देख लेंगे, उसके काम वगैरह को जांच लेंगे। उसमें इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। जबकि एक पल के लिए मैं भी हैरान हुई थी। चाची पहली बार मेरे हक में इतना बोल रही थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। चाचू भी हमेशा बेटी बोल बोल कर नहीं थकते थे। इन दोनों की कोई औलाद नहीं थी, हमेशा मुझे ही बेटी माना था। लेकिन चाची का एकदम से मेरे लिए इतना बड़ा स्टैंड लेना मुझे हैरत में मुब्तला कर चुका था। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई थी। जो मुझे करना था वो मेरी चाची कर चुकी थी, इसीलिए मैंने ज्यादा वावेला मचाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। कमरे में आने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। ऐसे ही बेचैनी कुछ उर्सा पहले भी हुई थी और मैं घर में बेहोश हो गई थी। फिर जब मुझे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने महज ये बोलकर हमें भेज दिया था कि गर्मी के बास ऐसा हुआ है। लेकिन आज भी मुझे ऐसे ही बेहोश हो गई थी, चीनी हो रही थी। सीने में एक अजीब सी जुलन थी। मैं मुसलसल सेना मसल रही थी। खिड़की के सामने जाकर मैंने गहरी गहरी सांस लेना शुरू की थी। तब कहीं जाकर मेरी तबीयत हो रही थी कुछ बेहाल हुई थी। फौरन ही शावर के नीचे खड़ी होकर अपने अंदर उठते इश्तियाल को काबू पाने लगी थी। अम्मी की ये हरकत मुझे काफी नागवार गुजरी थी। उन्हें इतनी जल्दी रिश्ते वालों को बुलाना ही नहीं था, और अगर उन्हें बुला ही लिया था तो कम इज कम शाम के वक्त बुलाती। इस तरह अचानक उन्हें आने की जरूरत नहीं थी। खैर मैं उन्हें क्या ही बोल सकती थी। शावर वगैरह लेने के बाद कमरे से बाहर आई तो अम्मी मेरे लिए ही मेज पर खाना सजा रही थी। मैं खामोशी से खाना तनावल करने लगी। वो मेरे बराबर में ही बैठ गई और मेरी हथेली पर अपना हाथ धरते हुए बोली, मेरी जान, एक ना एक दिन तो बेटियों को अपने घर रुखसत होकर जाना ही होता है। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो रही होंगी कि अभी सुबह मैंने बात की और इतनी जल्दी ये लोग आ गए। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ नाकाबिल कबूल है, लेकिन ये लोग कई रोज से आना चाहते थे और मुझे टाइम है नहीं मिल रहा था कि मैं तुमसे इस हवाले से बात करती। इसीलिए जब उन्होंने 11 बजे फोन करके मुझसे पूछा कि हम आ जाएं तो मैंने उन्हें इनकार नहीं किया था। आखिर को ससुराल का मामला था, कब तक मैं टालती रहती। तुम तो जानती हो अगर तुम्हारा रिश्ता यहाँ हो गया तो शादी के बाद बेवजह तुम्हें बातें सुनने को मिलती। उसीलिए मैंने मामले को जल्द से जल्द रफा दफा करने का सोचा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी चाची इतना ज्यादा खफा हो जाएंगी। मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला था, मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मेरी उम्मा तो मेरी बात सुनने की रवादार ही नहीं थी। मैं एक बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहती थी, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ऐसा कुछ भी करने का मौका नहीं दिया था। बस वो जल्द से जल्द मेरी शादी करवाकर मुझे यहाँ से चलता करना चाहती थी। उसीलिए मैंने खामोश रहने में ही आफियत जानी थी।
जब अपनी ही माँ उस तरह से करे तो लोग दूसरों को क्या ही बोलें। उसी लिए मैंने खामोश रहने में बेहतरी समझी थी। थोड़ी देर तक अम्मी मुझसे उधर उधर की बातें करती रही, मुझे बोलने के लिए उकसाती रही, लेकिन न मैंने कुछ कहना था और न मैं बोली थी। खाना तनावुल करके मैं सीधा कमरे में आई थी और वस्त्र में घुस गई थी। मेरी आंखों से तवातिर आंसू बह रहे थे। क्या माँ ऐसी होते ही हैं? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगे थे। ये सोचते सोचते मैं कब सोई मुझे कुछ इल्म नहीं था। शाम के वक्त जब मेरी आंख खुली तो मेरे करीब मेरे बाबा बैठे हुए थे। वो मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले, मुझे मालूम हुआ है मेरी चंदा काफी नाराज है। उम्मा से भी कोई बात नहीं कि मेरी जान देखो, सब बच्चियों को ही अपने घर रुखसत होना है। अगर तुम्हारी शादी जल्दी हो जाती है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। तुम हमसे मिलने आती रहोगी, ये घर तुम्हारा भी है। बस मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें किसी मजबूत सहारे के साथ बांधना चाहता हूँ। जबकि मैंने नम आंखों से अपने बाप को देखा था। जब एक बाप अपनी बेटी के सामने बैठकर ऐसी बात करता है तो जो तकलीफ बेटी को होती है वो सिर्फ और सिर्फ वही जानती है, क्योंकि उसके दिल में एक मान होता है कि इसका बाप उसे रुख्सत नहीं करना चाहता। लेकिन जब वो सामने से ऐसी बात कर दे तो यहाँ तमाम अज़ीतें खत्म हो जाती है। मैंने खामोशी से उठकर सर झुका दिया था, जिसका साफ मतलब था कि मैं उस सब में कुछ नहीं कहना चाहती। वो मुझे बार बार बोलने के लिए इकसाते रहे, लेकिन उम्मी की तरह मैंने यहाँ भी खामोश रहने में ये आफियत जानी थी और बस हो हाँ करके ही बात का अख्तिताम कर दिया था। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होता था जिसे मेरे घर वाले मुझसे कुछ छिपाते हैं, लेकिन क्या आज तक मैं जान नहीं पाई थी। आज अतवार का दिन था। मामूल के मुताबिक घर में खामोशी ही थी। बाबा अतवार वाले दिन भी काम पर जाते थे, इसीलिए मुझे कोई भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। और वैसे भी इस रिश्ते की झंझट ने मुझे इतना पागल कर दिया था कि मैं सुकून से अपनी जिंदगी गुजारना ही भूल चुकी थी। इतवार होने की वजह से आज मैं काफी देर से उठी थी। 10 बजे के करीब मैं कमरे से बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। मैंने ख्वाब व ख्याल में भी नहीं सोचा था कि मेरी चाची उस हद तक गर जाएंगी। बेशक वो इस रहमान सब्जी वाले के चक्कर में थी, लेकिन वो अपनी मर्यादा कैसे भूल सकती थी? मैंने कभी उस चीज की तवक्का नहीं की थी। मैंने निगाह घुमाकर अम्मी के कमरे की जानब देखा तो उनके कमरे की लाइट बंद थी। यकीनन वो अबू को आफस भेजकर सोने के लिए चली गई थी और उनके पीछे से चाची ये रंग रंगीलियां मना रही थी। ये सोच आते ही मुझे बेहद अफसोस हुआ था। वो दोनों एक सूफे पर काफी करीब बैठे हुए थे। चाची के हाथ पर रहमान सब्जी वाले का हाथ था और चाची के चेहरे पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट थी। वो दोनों क्या राज वो न्याज कर रहे थे मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मैं इतना जान गई थी कि कुछ गड़बड़ है। वो चाची के कंधे पर हाथ रखते हुए काफी करीब से बात कर रहे थे। ये मेरे लिए बहुत हैरानकुन था। मैं चाची को काफी मूजब औरत समझती थी। उनको देखकर ही तो मुझे डॉक्टर बनने का शौक पैदा हुआ था, लेकिन जब से उनकी शादी हुई थी उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। चाचू ने कई बार है उन्हें कहा भी था कि तुम अपनी जॉब शुरू कर लो, घर में फारिग होती हूँ, बेवजह अपनी इतनी ज्यादा पढ़ाई को नुकसान में डाल रही हो। लेकिन चाची ने ये बोलकर बात खत्म हो गई कर दी थी कि मुझे अब जॉब करना पसंद नहीं है। जब मेरा शौहर उतना कमा रहा है तो मुझे मजीद कमाने की जरूरत नहीं है। इतने साल तक मैंने कमाया ही है, अब सुकून से खाना चाहती हूँ। जबकि चाचू तो ये बातें सुनकर मजीद खुशी हुए थे कि वो उनकी दौलत पर अपना हक जमाती थी, जबकि मैं हैरान हो जाती थी कि इतनी मेहनत से पढ़ाई करने के बाद जब फल खाने का मौके आया तो वो ऐसा कर रही थी। मैंने फौरन ही गुला कनखार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था और जैसे ही चाची ने ही मुझे जागता देखा तो फौरन ही करंट खाकर रहमान भाई से दौड़ हुई थी, जबकि रहमान भाई भी हड़बड़ा गए थे। वो भी चाची की जानब देखते हुए बात को घुमाने की कोशिश करने लगे और मैं इन दोनों को ही नजरअंदाज करके किचन में चली गई थी। मैं न चाची को शर्मिंदा करना चाहती थी न ही रहमान भाई को। मैं बस चाहती थी कि जो वो कर रही हैं अपने उस फेल से बाज आ जाएं। आखिर को वो हमारे घर की बहू हैं। अगर मेरे चाचू को उन सब चीजों के बारे में मालूम होता तो उन्हें कितना दुख होता। मैं बस उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही थी। मैं इतना तो जान चुकी थी कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, लेकिन ये खातून हमसे छिपा रही हैं। वक्त तेजी से गुजर रहा था। कभी मैं चाची को उनकी दुकान पर देखती तो कभी रहमान भाई के साथ घर में बेतकल्लुफ होता हुआ पाती, और ये चीज मुझे बहुत ही नागवार लगती थी। मैंने आज सोच लिया था कि मैं इम्मा से इस हवाले से बात करके ही दम लूंगी। अब बहुत हो चुका है, हमारे खानदान की इज्जत का मामला है। कब तक वो हमारे खानदान की इज्जत को रौनती रहेंगी? एक ना एक दिन तो उन्हें इन सब चीजों से बाज आना ही पड़ेगा। यह सोचकर मैं उम्मी के कमरे में आई थी। वो जाए नमाज पर बैठी, अल्लाह ताली से मोह गुफ्तगू थी।
मैं उनके करीब ही बैठ गई और उनकी दुआ मुकम्मल होने का इंतजार करने लगी। चंद पल बाद उन्होंने दुआ का इख्तिताम करके अपने चेहरे पर हाथ फेरे थे और मुझे सवालिया निगाहों से देखने लगी थी। मैंने उनकी जानिब देखा और तहम्मुल से बोली, अम्मी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात का बुरा नहीं मनाएंगी। जबकि मेरी अम्मी फ़ौरन बोली, हाँ मेरी गुड़िया, बोलो क्या बात है, क्या इस रिश्ते के हवाले से कोई बात करनी है? जबकि मैं फ़ौरन ही सर नफ़ी में हिलाते हुए बोली, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ वही एक टॉपिक नहीं रह गया, और भी मसरूफियात हैं। अगर आपके पास मेरे लिए वक्त है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या आप सुनना पसंद करेंगी? मेरा अंदाज तंजिया था, जबकि मेरी उम्मा फ़ौरन ही बोली, हाँ मेरी गुड़िया, बताओ क्या बात है, सब खैरियत तो है, तुम्हारे तबीयत तो ठीक है ना? वो फ़ौरन ही बेचैन हुई थी, जबकि मैं सिर इस बात में हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको चाची के हवाले से आगाह करना है। वो मेरी बात सुनकर सवालिया बोली, चाची के हवाले से आगाह करना है? क्यों, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? कुछ कहा है क्या तुम्हारी चाची ने? वैसे भी कई दिन से बड़ा गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी सी बातों पर इतना अव्वरी एकट कर जाती है कि मैं तो हैरान रह जाती हूँ, और ख़ास करके तुम्हारे मामलात में तो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती होती जा रही है। कल भी तुम्हारे बाबा से इतनी लड़ाई कर रही थी, क्या ज़रूरत है बच्ची की शादी करवाने की? इतनी छोटी सी उम्र में लड़की का रिश्ता करूँगे तो पढ़ाई के बजाय वो इधर उधर की बातें सोचेगी। खैर तुम उसे छोड़ो, मुझे बताओ क्या बात करनी है। उनके अंदाज में तजस्सुस था, जबकि अपने बारे में चाची के ख्यालात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। क्या वाकई चाची वगैरह इतनी अच्छी होती हैं? ये सोच आते ही मैं एक पल के लिए खामोश हो गई थी। क्या अम्मी को उनके इस करतूत के बारे में बताना चाहिए था? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, और इंसानियत के नाते मैं चुप करके अपने कमरे में वापस आ गई थी। इमी ने मुझसे कई सवालात किए थे, कई बार मुझे खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा दिल अब मुतमईन नहीं हो रहा था। मुझे चाची के हवाले से अफसोस हो रहा था। वो गफलत के रास्ते पर थी, लेकिन मुझे उनके इस राज पर पर्दा ही रखना चाहिए था। मैं उन्हें बंद अल्फाजों में समझाने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन मैं उन्हें उस तरह बदनाम नहीं कर सकती थी, और वो भी ये जानने के बाद कि वो औरत मेरे हक में कितनी अच्छी है। अगली सुबह मैं चाची के कमरे में गई थी। कॉलेज से तो मैं कई दिनों से छुट्टी पर थी। मुझे मालूम था मैं कॉलेज जाऊंगी तो तमाम टीचर्स मुझे सुनाएंगे, और इस चीज़ की मुझे अब बिल्कुल परवाह नहीं थी। पेपर की तैयारी कोचिंग से हो रही थी। मैं चाची के कमरे में जैसे ही दाखिल हुई तो फ़ोन पर वो किसी के साथ गप्पे लड़ाने में मसरूफ़ थी। मैं जान चुकी थी कि यकीनन वो रहमान के साथ ही मसरूफ़ हैं, क्योंकि सुबह का वक्त था और इस वक्त रहमान फारिग ही होता था। अक्सर मैं जब भी उसकी दुकान के सामने से इस वक्त गुजरती थी तो वो मोबाइल फ़ोन में ही मगन होता था। यकीनन चाची के साथ ही लगा होता होगा। ये सोचते ही मैंने सर झटका था और चाची के पास पहुंच गई थी। वो मुझे देखते ही फ़ौरन गड़बड़ा गई और मोबाइल बंद करते हुए बोली, हाँ क्या हुआ, कैसे आना हुआ? जबकि उनके माथे पर नन्हे नन्हे पसीने देखकर मैं काफ़ी हैरान हुई थी। जब ऐसी हरकत करने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार कर ही लिया था तो फिर घबराने की क्या ज़रूरत थी। मैं उनके करीब बैठ गई और उनको बगूर देखने लगी। इनके चेहरे पर परेशानी ही परेशानी थी। यकीनन वो यही सोच रही होंगी कि मैंने उनकी बातें तो नहीं सुन ली, और ये सोच आते ही मैंने सबसे पहले उन्हें मुतमईन करना चाहा था, ताकि मैं अपनी बात सुकून से उनके साथ कर सकूं। मैंने चाची की जानब देखा और तहम्मुल से बोली, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपकी एक बात भी नहीं सुनी। मैं अभी अभी ही कमरे में आई थी जब आप खुलखुलाकर हंस रही थी, जबकि वो झंक कर बोली, अरे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कौन सा अपने किसी आशिक से बात कर रही थी जो तुम अगर मेरी बात सुन लेती तो मसला हो जाता। मैं तो बस वैसे ही परेशान हो गई थी। वो अपने माथे से पसीना साफ करते हुए बेढंगा सा बहाना है बनाते हुए बोली, जबकि मैंने सिर झटक दिया था और चाची की जानब देखते हुए अपनी बात का आगाज किया था। चाची, मैं आपके पास एक उम्मीद से आई हूँ। जानती हूँ आपके लिए ये बातें काफ़ी गैर अहम हैं और न ही मेरी कोई अहमियत आपके नज़दीक है। बेशक मैं छोटी हूँ, लेकिन चाची मैं तमाम नुक्ता नज़र जानती हूँ। हमारे ख़ानदान की बात सब जगह होती है। बाबा और चाचू का तज़किरा हर एक ज़बान पर होता है कि उनके घर की औरतें बहुत ही बापर्दा और तमाइज़दार हैं। कभी भी किसी औरत ने किसी गैर मर्द हैं के साथ ताल्लुकात कायम नहीं किए। हर एक ही हमारी तारीफ़ करता है। मैं तो अभी अभी जवान हुई हूँ। हाँ, मुझ पर यह सब कुछ करना जायज़ है, लेकिन मैंने भी ये सोच Nasnina dain sapat mita papakabor maza patna efa kote kolira bandi khata se Island ki dari simpi son ton bayogoza land pon unila ko hankeno Tamara mapeka ki meta ko staga barbata ko ni kamanda bezen kil nine ankina senda borders line padianda dati aluchum ane part under mananim kengo to ne mindil
Bo manana motion de derajet nasate de amelabata de bashen देने। रुकसा कुछ नहीं। क्या क्योंकि चाचू और बाबा की बाहर बेहद इज्जत है और मैं उनकी इज्जत को खराब करना नहीं चाहती। मेरी ये बातें सुनकर चाची फौरन बोली, तुम्हारी बातों का मतलब मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। मैंने गहरी सांस हुआ कि सप्रत की थी और उनकी जानिब देखते हुए साफ लहजे में बोली, बेशक आपको मेरी बात बहुत बुरी लगेगी और आप मुझसे खुफा भी हो जाएंगी, हो सकता है मेरी उम्मा या चाचू को शिकायत भी लगा दें, लेकिन मुझे उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान की इज्जत अजीज है। मेरे चाचू आपसे बहुत प्यार है करते हैं। आपके लिए वो बाहर ममालिक तक चले गए ताकि अपनी बीवी को सुकून और राहत की जिंदगी गुजारने की तौफीक दे सकें, लेकिन आपने मेरे चाचू की बेलोस मोहब्बत का हमेशा फायदा ही उठाया है। उनकी गैर मौजूदगी में जो आप कर रही हैं, उन सब हरकतों से बाज आ जाएं, यही आपके हक में बेहतर होगा। वरना मैं अम्मा से या बाबा से इस हवाले से बात कर लूंगी और फिर वही आपसे बात करेंगे। मैं ये बोलकर फिर कमरे में ठहरी नहीं थी, सीधा अपने कमरे में आ गई थी। मैं जानती थी उन्हें मेरी ये बातें काफी कड़वी लगी होंगी, इन्हें गुस्सा भी आएगा, लेकिन हो सकता था कि वो संभल जाएं। मैंने बुराह रासा रहमान भाई का नाम उनके सामने नहीं लिया था, क्योंकि अगर इन दोनों के दरमियान जैसा मैं सोच रही थी ऐसा नहीं था तो उन्हें बहुत तकलीफ होनी थी। मैं नहीं जानती थी पीछे से उन्होंने मेरी बातों को किस तरह बर्दाश्त किया था। अगले रोज मुझे अम्मी ने परेशान होकर बताया था कि तुम्हारी चाची की तबीयत काफी खराब है, उन्हें बुखार हो रहा है। एक पुल के लिए मुझे एहसास निदामत हुई थी, कहीं मेरी बातों की वजह से उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। फिर मैं सर झटक चुकी थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, काफी सख्त जान है और जो लोग ऐसा काम हो सकता है करते हैं, उन्हें भला क्या ही हो सकता है। यकीनन ये मौसमी बुखार था। मैं खामोशी से कोचिंग की तरफ रवाना हो गई थी। शाम को मैं कोचिंग से घर वापस आई तो पूरा घर ही सन्नाटे की जिद में था, काफी परेशान हो गई। अम्मी भी अपने कमरे में मौजूद नहीं थी, बाबा तो आते ही रात के 10 बजे थे और चाची भी घर में नहीं थी। ये सब कहाँ गए थे? मैं परेशान होकर लाउंज में बैठ गई थी। फिर अचानक ही मेरे दिल में ख्याल आया, हो सकता है कि चाची की तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो और अम्मी उन्हें दवा दिलाने के लिए गई हूँ। ये सोचकर मैंने सुकून का सांस खारिज किया था और फौरन ही अम्मी से फोन पर राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन इत्तेफाकी तौर पर मेरी उम्मा अपना मोबाइल फोन घर ही भूल गई थी और चाची का मोबाइल भी घर पर ही था। मुझे उन दोनों ख्वातीन पर बेहद गुस्सा आया था। अगर घर से बाहर जा रही थी तो कम उस कम मोबाइल तो अपने साथ रखती। ये सोचकर मैं सिर्फ और सिर्फ पीच उताप खाकर रह गई थी। मुझे अभी लाउंज में बैठे कुछ ही देर गुजरी होगी कि घर के मेन डोर की बेल हुई। पहले तो मैं हैरान हुई क्योंकि अम्मी और चाची के पास तो चाबी मौजूद थी। अगर बाबा भी आए थे तो उनके पास भी चाबी थी, तो फिर दरवाजे पर उस पहर कौन आया था? मैं सोचकर दरवाजे के करीब गई और सवालिया बोली, कौन है? अम्मी और बाबा अभी घर नहीं ही, जो भी है बाद में आना। जबकि अचानक ही रहमान भाई की आवाज मेरे कान के पर्दों से टकराई थी। गुड़िया मैं आया हूँ, कुछ जरूरी सामान देना है और तुमसे एक बात भी करनी है। उनका अंदाज बड़ा अजीब था। पहले तो मैं उन्हें मना कर देना चाहती थी, लेकिन फिर ये सोचकर दरवाजा खोल दिया कि उनको तो हम जानते हैं। इमां ने तो सिर्फ और सिर्फ गैर जरूरी लोगों को घर में आने से रोका था जब वो घर पर मौजूद नहीं होती थी। मैंने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो रहमान भाई पूरा दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हो गए थे। मेरे लिए ये अमल काफी नागवार है था, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं उनकी जानिब देखते हुए बोली, सामान कहाँ है और आप घर में क्यों आए हैं? मैंने बोला है ना कि अम्मी और बाबा घर पर मौजूद नहीं हैं। ये कोई अच्छी हरकत नहीं हुई, जबकि वो अचानक ही मेरा हाथ पकड़ चुके थे। मेरा वजूद जलजलों की जद में आ गया था। मैं उनसे कुछ कहती या उनसे कुछ बोलती, उससे पहले ही वो मुझे पकड़कर कमरे में ले आए थे। मेरा पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। मैं उनकी जानिब देखते हुए बोली, रहमान भाई आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़ें वरना मैं शोर मचा दूंगी। जबकि वो मुझे देखते हुए बोले, खामोशी से मेरी बात सुनो और फिर जो करना है करती रहना। मैं कमरे से भाग जाना चाहती थी क्योंकि मुझे उनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। पहले मेरी चाची के साथ ताल्लुकात और अब उनका ये रवैया देख मुझे अपनी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और एक बार फिर फनकारे, समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। इस बार मेरा पूरा वजूद कांप उठा था और मैं खामोशी से लाउंज में बैठ गई थी। वो मुझे देखते हुए बोले, कल जो तुमने अपनी चाची पर इल्जाम तराशी की है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे लिए मेरी बहनों से बढ़कर हैं और तुम जो उनके बारे में इतने गलत ख्यालात रखती हो लड़की, वो तुम्हारे खातिर ही
मेरे साथ ताल्लुकात कायम कर रही हैं। हाँ, मैं मफाद पसंद हो गया था, लेकिन मुझे भी ये बात समझ आ गई। हाँ, मैं मफाद पसंद हो गया था, लेकिन मुझे भी ये बात समझ आ गई है कि किसी औरत की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हुई और उनकी तरफ देखते हुए बोली, मैं आपकी बातों का मतलब हरगिज़ नहीं समझ पा रही। आखिर वो मेरे लिए आपके साथ ताल्लुकात क्यों कायम करेंगी? मेरा और आपका क्या ताल्लुक? हाँ, मैं उनसे बात करते हुए डर रही थी, लेकिन ये बात सुनकर मेरे दिल में भी तजस्सुस आया था कि चाची मेरे लिए क्यों किसी से ताल्लुक कायम करेंगी। और फिर जो बात मुझे रहमान भाई ने बताई थी, वो मेरे एसाब झंझोड़ने के लिए काफ़ी थी। मुझे बेहद शर्मिंदगी हो रही थी। मैं अनजाने में ही एक बहुत बड़ी गलती करूँगा चुकी थी। रहमान भाई का कहना था कि चाची मेरे खातिर इनसे ताल्लुकात कायम कर रही थी। मेरा एक गर्दा फेल हो चुका था। इस दिन तबीयत खराब होने की वजह से मेरे कुछ टेस्ट हो चुके थे, करवाए गए थे और उसकी रिपोर्ट चाची के हाथ आई थी, जिसमें साफ ये चीज़ वाज़ेह की गई थी कि मेरा एक गर्दा निकारा हो गया है। और चाची ने रहमान भाई से उस चीज़ की पेशकश की थी कि वो अपना गर्दा हमें चंद पैसों में बेच दें, लेकिन रहमान भाई फिरौन बन गए थे। उन्होंने गर्दा बेचने के साथ साथ एक रात के लिए चाची का जिस्म मांगा था, और कल रात जो बातें मैं उन्हें सुना कर आई थी वो उनके दिमाग पर काफ़ी गहरा असर कर चुकी थी। उन्होंने फ़ोन करके रहमान भाई को खूब सुनाई थी और उन्हें एहसास दिलाया था कि वो कितने बेहिस शख्स हैं। अगर वो आसानी से गर्दा देने के लिए राज़ी हो जाते तो आज उन पर जो घटिया इल्ज़ाम मैंने लगाया था वो कभी ना लगाया जाता। जबकि मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांपने शुरू हो गए थे। जो सच मुझे अपने बारे में मालूम हुआ था वो मेरी हालत गैर कर चुका था। ये बात तो हकीकत थी कि चाचू और चाची मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने हमेशा ही मुझे अपनी औलाद समझा था, लेकिन मुझे चाची की इतनी बड़ी कुर्बानी पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं कुछ सोचकर उनके कमरे में आई थी और अपनी रिपोर्ट्स तलाश करने लगी थी। काफ़ी ढूंढने के बाद वो रिपोर्ट्स मुझे अलमारी के ऊपर से मिल गई थी। मैं अब यह रिपोर्ट्स अम्मी और बाबा के सामने पेश करना चाहती थी ताकि मेरा इलाज हो सके। मैं अभी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, इतनी जल्दी इस दुनिया से जाना नहीं चाहती थी। मुझे अब समझ आया था कि चाची मेरे रिश्ते पर इतना गुस्सा क्यों हो गई थी। मुझे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था और अपनी किस्मत पर रश्क भी कि मेरी चाची भी मुझसे इतना प्यार है करती हैं। वो जैसे ही घर आई तो मैंने इन्हें हाथों हाथ लिया था। सबके सामने ही मैंने इनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। मेरी इमी और बाबा मुझे हैरान होकर देख रहा थे, जबकि चाची मुझे रोकना चाहती थी। वो ये सब किसी के भी सामने नहीं लाना चाहती थी, लेकिन आज वो वक्त आज का था कि मेरे माँ बाप को भी मेरी बीमारी के बारे में पता चल जाता, क्योंकि हम जितना उस चीज़ को छिपाते उतनी ही मुझे परेशानी का सामना करना पड़ता। और जब मेरे बाप के सामने ये बात आई थी तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अम्मी का तो रो रो के बड़ा हाल था, लेकिन चाची ने हम सबको संभाल लिया था। चाचू को भी जब उस चीज़ की इत्तला मिली तो वो भी बाहर से वापस आ चुके थे। उनका भी यही कहना था कि जिन लोगों के लिए मैं बाहर गया था वही जब मुसीबत में है तो मैं भला बाहर रहकर क्या करूँगा। मेरा इलाज बड़े पैमाने पर करवाया गया था और चाचू ने मुझे अपना गर्दा दिया था। रहमान भाई से हमने गर्दा लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि न हम इन्हें जानते थे और न ही वो हमारे रिश्तेदार थे। जबकि चाची ने भी चाचू को गर्दा देने से रोका नहीं था, क्योंकि एक वही वाहिद थे जिनके साथ मेरा गर्दा मीच हो गया था। मेरी जिंदगी अब सुकून में है। अक्सर चाचू की तबीयत खराब हो जाती है, जिसका अफसोस मुझे सारी जिंदगी रहेगा। लेकिन मुझे आज भी अपने आप पर रश्क आता है कि मेरी जिंदगी में इतने अच्छे लोग हैं जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे खातिर सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं।